मुंबई शहर का फ्लावर वैली इंटरनेशनल हाई स्कूल। 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स अपने क्लास में बैठे किताबों में अपने सिर खपाए हुए थे, लेकिन सेक्शन बी का माहौल थोड़ा ज्यादा ही टेंस था। बोर्ड के एग्जाम्स में सिर्फ 30 दिन बचे हुए थे, इसीलिए सभी की नजरें बार बार ब्लैक बोर्ड के साइड में टंगे बड़े से चार्ट पर जा रही थी, जिसमें 30 दिन का काउंटडाउन बना हुआ था। मैथ्स का लेक्चर चल रहा था और अपना मोटा सा चश्मा पहने हुए पाटिल सर मैथ्स के कुछ टफ सम सॉल्व करके समझा रहे थे। लेकिन इतने तनाव भरे माहौल में भी भावेश पराशर टेबल पर अपना सिर रखे हुए सोया हुआ है, और भूरी सी आंखों वाले भावेश का यूं अपनी क्लास में सोना रोज का काम था। एक तरफ पाटिल सर पूरे जोश के साथ सवालों को हल कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भावेश न जाने कौन सी सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। तभी अचानक भावेश को लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज आई। होस्ट टारगेट फाउंड, स्कैनिंग सिस्टम, इनिशियलाइजिंग इंस्टॉलेशन। सपनों में खोए हुए भावेश को ये आवाजें बहुत अजीब लग रही थी कि फिर दोबारा वो आवाज आई। इंस्टॉलेशन कंप्लीट, सुपर सिस्टम एक्टिवेटेड। ये सुनकर डर के मारे वो तुरंत अपने सपने से जाग गया और अपनी सीट से खड़े होकर चिल्लाया, कौन है? कौन बोल रहा है? तुम्हारे टीचर बोल रहे हैं, पाटिल सर। कहते हुए पाटिल सर ब्लैक बोर्ड पर हाथ घिसना बंद कर भावेश को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि भोजन का लुत्फ उठा रहे गेंडे को किसी ने छेड़ा हो। पाटिल सर के जवाब पर पूरी क्लास हंसने लगी। पाटिल सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके सवाल को समझाते वक्त कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। वे तो बच्चों के डाउट्स भी सवाल पूरा हो जाने के बाद ही लेते थे। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए भावेश से कहा, भावेश। जी सर, भावेश ने घबरा कर कहा। मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। पाटिल सर ने ब्लैक बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। भावेश को इस सवाल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि क्वेश्चन किस चैप्टर का था, लेकिन फिर भी सर से नजरें बचाने के लिए अपने टेबल पर रखी किताबों की उठापटक करने लगा। यूं क्लास में सोना भावेश की पुरानी आदत थी। वो जब भी पढ़ाई करने के लिए किताब खोलता, नींद उसे अपने आगोश में भर लेती थी। भावेश के मम्मी और पापा दोनों भावेश की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते थे। वे किसी तरह से पैसे इकट्ठे करते ताकि भावेश अच्छे स्कूल में पढ़ सके, लेकिन भावेश का बिल्कुल भी मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसका तो कई बार मन भी हुआ कि वो किसी तरह से इस स्कूल को छोड़कर भाग जाए, लेकिन हर बार ऐसा करने से पहले उसे अपने मम्मी और पापा का चेहरा सामने दिख जाता था। फिलहाल सर के सवाल पर भावेश अपना सर झुकाए हुए खड़ा था और चुपके से अपने टेबल पर रखी हुई किताबों में पेजेस को इधर उधर इस इरादे से पलट रहा था कि शायद ऐसा करने से पाटिल सर उससे निराश होकर उसे बख्श दें। पर दया की भीख पाटिल सर के क्लास में नहीं मिलती थी। पाटिल सर उसकी चुप्पी को देखते हुए कहने लगे, स्लीपिंग ब्यूटी, यही है मिस्टर भावेश पराशर की एकमात्र ड्यूटी। अब जब तुम्हारी नींद पूरी हो ही गई है तो काफी फ्रेश लग रहा होगा, नहीं? आओ जरा इधर और इस प्रॉब्लम का सलूशन बता के दिखाओ। पूरी क्लास के ठहाकों के बीच गुर्राते हुए पाटिल सर ने कहा। भावेश मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी उसे एक बार फिर वो इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। सुपर सिस्टम में आपका स्वागत है। 12th क्लास मैथ टेक्स्ट बुक्स डिटेक्टेड। क्या आप इसे अपनी मेमोरी में फीड करना चाहेंगे? भावेश ने इससे पहले ढेर सारी कॉमिक बुक्स पढ़ रखी थी। सुपर कमांडो ध्रुव, सुपरमैन के बारे में तो सुना था, लेकिन सुपर सिस्टम किस बला का नाम है? तभी उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद उसके पास कोई सुपर पावर आ गई है। तभी उसका चेहरा उत्साह से भर गया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई। लेकिन जैसे ही उसने अपने टीचर पाटिल सर की गुस्से से भरी हुई आंखों को देखा, उसने तुरंत ही अपनी इस बड़ी सी मुस्कान को छुपा लिया। उसने मन ही मन में सिस्टम को आदेश दिया, ओके सिस्टम। भावेश के सिस्टम को हाँ करते ही उसके हाथ पर एक सफेद रोशनी उभरी और धीरे धीरे डिम होते हुए गायब हो गई, जिससे भावेश को हल्का सा झटका लगा।
पर अपने आप को संभालने के बाद भावेश को ऐसा लगा जैसे उसे किसी बड़े गणितज्ञ की तरह ज्ञान प्राप्त हो गया हो। कुछ ही देर में इस ज्ञान ने भावेश पर अपना असर दिखाना शुरू भी कर दिया। भावेश ने एक बार फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखे उस क्वेश्चन को देखा। ये कैलकुलस का सवाल जिसके बारे में थोड़ी देर पहले तक भावेश को कोई भी आइडिया नहीं था, अब खुद ब खुद भावेश के दिमाग में सुलझते हुए दिख रहे थे। भावेश ने अपने आसपास बैठे हुए उन सभी क्लासमेट्स को देखा जो काफी देर से उसकी बेवकूफी पर हंस रहे थे, लेकिन भावेश खुद उन सभी की नादानी पर मुस्कुराने लगा। भावेश ने कॉन्फिडेंस के साथ अपने झुके हुए कंधों को चौड़ा किया और उन सभी के बीच से होते हुए पाटिल सर के सामने खड़ा हो गया। पूरी क्लास भावेश को बड़ी गौर से देख रही थी। भावेश ने पाटिल सर के हाथ से एक चौक ली और ब्लैक बोर्ड पर लिखे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया। भावेश इतनी स्पीड से उसे लिख रहा था कि थोड़ी देर में ही चौक खत्म हो गई। भावेश ने एक बार फिर चौक के लिए पाटिल सर के सामने अपने हाथ आगे कर दिए। पाटिल सर ने सकपकाते हुए हाथ से एक नई चौक लेकर भावेश को दी। नई चौक मिलते ही भावेश ने फिर उसी स्पीड से ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। भावेश की रफ्तार और इंटेलिजेंस को देखकर पूरा क्लास और खुद पाटिल सर भी हैरान थे। कुछ ही देर में ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए उस क्वेश्चन के नीचे अलग अलग तरह के 3 मेथड से सॉल्यूशंस लिखे हुए थे और सभी की आंखें चौंधिया गई थी। भावेश अपने हाथ से चौक की डस्ट साफ कर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गया। पूरी क्लास में फुसफुसाहट हो रही थी। मुझे यहाँ एक मेथड भी नहीं आती और इसने यहाँ एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व कर दिया, एक स्टूडेंट ने कहा। तो दूसरे ने बोला, भावेश इतना इंटेलिजेंट है, मला नव्हते माहित। पाटिल सर सदमे में ब्लैक बोर्ड पर लिखे सभी सॉल्यूशंस को बारी बारी देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने एक बार फिर भावेश को एक गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में इस बार एक गहरी व्याकुलता थी। उन्होंने भावेश से कहा, तुम्हें पता है, ये जो सवाल तुमने अभी ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व किया है, ये पिछले कुछ सालों में सिलेबस के सबसे टफ क्वेश्चंस में से एक है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भावेश ये तीनों मेथड्स बिल्कुल सही हैं। क्लास, मैं तुम सभी को इन तीनों मेथड से विस्तार में क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। पाटिल सर ने ब्लैक बोर्ड की ओर अपना मुंह किया और पूरे क्लास को ये क्वेश्चन समझाने लगे। पाटिल सर का ब्लैक बोर्ड की ओर मुंह फेरना ही था कि एक बार फिर पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इम्पॉसिबल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भावेश इतने मुश्किल सवाल को इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर सकता है? क्लास का हर एक स्टूडेंट भावेश को उलझी हुई नजरों से देख रहा था। वे सभी विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि कठिन से दिखने वाले सवाल को सॉल्व करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि भावेश है। अपनी सीट पर चुपचाप बैठे हुए भावेश का दिल ढेर सारे इमोशन से भरा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, पहले मुझे पढ़ते ही नींद आने लगती थी, लेकिन अब इस सिस्टम के साथ बोर्ड्स क्लियर करके मुंबई के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना ही मेरा इकलौता लक्ष्य है। मैं अपने मम्मी पापा को निराश नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि वे सबसे हैप्पी लाइफ जिएं। तुरंत ही सिस्टम की आवाज एक बार फिर भावेश को अपने दिमाग में सुनाई देने लगती है। हेलो होस्ट, सुपर सिस्टम आपके लिए तैयार है। सुपर सिस्टम? तुम आखिर हो क्या? क्या तुम मुझे अपना परिचय दे सकते हो? भावेश ने सिस्टम से कहा। सुपर सिस्टम दुनिया में किसी भी चीज को डेटा में तोड़ सकता है और उस डेटा को आपके दिमाग में पहुंचाकर उस चीज की ताकत और क्षमता को आपके अंदर डाल सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे अभी सुपर सिस्टम ने मैथ्स की किताबों के ज्ञान को आपके दिमाग में पहुंचाया। सिस्टम की मदद से आप किसी भी चीज की स्किल को आसानी से अपने अंदर पा सकते हो। साथ ही जैसे जैसे आप सिस्टम का इस्तेमाल करोगे, आपके पास कुछ पॉइंट्स भी इकट्ठे होते जाएंगे, जिनका इस्तेमाल आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने में कर सकते हैं। वाह! अच्छा सुपर सिस्टम, क्या तुम्हारे पास मेरी कोई पर्सनल जानकारी भी है? भावेश ने अपने मन में आए हुए सवाल को सिस्टम से पूछा। सिस्टम ने जवाब दिया, हाँ,
हमारे पास होस्ट यानी यूजर का एक व्यक्तिगत पैनल होता है। अच्छा, तो क्या तुम मुझे मेरा व्यक्तिगत पैनल दिखा सकते हो? भावेश ने सिस्टम को आदेश दिया। सिस्टम ने तुरंत से भावेश के सामने एक बड़ी सी विंडो खोल दी। भावेश ने उस विंडो पैनल को ऊपर से नीचे पढ़ना शुरू किया। होस्ट भावेश पराशर, लेवल 1, उम्र 18 साल, ताकत 0.8, औसत से 0.2 कम। यार इतना कम तो नहीं है, भावेश ने अपने डोले फुलाते हुए कहा। चालाकी 0.8, औसत से 0.2 कम। मम्मी पापा ने सिखाई ही नहीं। आत्मा 1.2, औसत से 0.2 ज्यादा। अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। पेशेंस यानी धीरज 0.8, औसत से 0.2 कम। ठीक है, सीख जाएंगे धीरज रखना भी। स्किल मैथ 3, औसत से 2 गुना ज्यादा। अगला रामानुजन अपन ही है। टैलेंट कुछ नहीं यार, कुछ तो होगा। स्किल पॉइंट्स 0.3, पर्सनल स्पेस ओपन। पैनल को देखकर भावेश के मन में अब कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मैथ्स जिसमें भावेश हमेशा से कमजोर था, सिस्टम की मदद से वो मास्टरमाइंड हो चुका था। भावेश को विश्वास था कि वो इस सिस्टम के साथ अपनी सभी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता है। लेकिन क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? इसे जानने के लिए भावेश ने अपनी टेबल के ऊपर रखे बैग से अंग्रेजी की कुछ बुक्स निकाल ली और सिस्टम को आदेश दिया कि मैथ्स की तरह ही इस किताब का भी ज्ञान उसके दिमाग में डाल दे। भावेश का इतना कहना ही था कि उसके हाथ से एक मध्यम रोशनी निकली जो सीधे उस अंग्रेजी की किताब पर पड़ी। कुछ ही सेकंड्स में भावेश को अपने दिमाग में एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। हाई स्कूल इंग्लिश नॉलेज बुक डिटेक्टेड। इसमें क्लास 12 के पहले तक का सारा इंग्लिश नॉलेज शामिल है। क्या आप इसे अपनी मेमोरी में फीड करना चाहेंगे? भावेश की सिर्फ हाँ कहने भर की देरी थी कि वो क्रिस्टल देखते ही देखते एक बार फिर भावेश के दिमाग में मिल गया और भावेश का दिमाग ढेर सारी अंग्रेजी की इन्फॉर्मेशन से भर गया। उस इन्फॉर्मेशन में ढेर सारी ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स थे। इतनी अंग्रेजी जानकर भावेश इस समय खुद को शशि थरूर समझ रहा था। भावेश सिस्टम में जुड़े हुए नए इंग्लिश नॉलेज के क्रिस्टल को एक्सपीरियंस कर रहा था। इस बीच उसे पता ही नहीं चला कि कब मैथ्स का पीरियड खत्म हो गया। वो तो जैसे ही स्कूल की रिंग बेल बजी तब कहीं जाकर भावेश को होश आया। बेल बजने के साथ ही पाटिल सर ने पढ़ाना बंद कर दिया। एक एक कर बारी बारी क्लास के स्टूडेंट्स क्लास से बाहर निकलने लगे। जब भावेश को होश आया तो उसने देखा कि अभी तक टेबल पर उसकी किताबें इधर उधर फैली हुई हैं। वो एक एक करके अपनी किताबों को बैग में जमा कर रखने लगा। तब तक उसकी पूरी क्लास खाली हो चुकी थी। भावेश भी अपनी क्लास से बाहर निकल आया। उसने देखा कि पूरे कॉरिडोर में केवल वो ही अकेला बचा हुआ है। बाकी सारे स्टूडेंट्स पहले ही अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। भावेश आज बहुत खुश था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो इस सिस्टम के साथ किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल सकता है। भावेश स्कूल से कुछ ही दूर पहुंचा ही था कि तभी उसे जोर से एक चीख सुनाई दी। भावेश स्कूल से कुछ ही दूर पहुंचा ही था कि तभी उसे जोर से एक चीख सुनाई दी। उसने उस आवाज का पीछा करने की कोशिश की। आवाज स्कूल से कुछ दूर बाहर एक गली से आ रही थी। इस गली में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जो सालों से बंद पड़ी हुई थी। भावेश तुरंत ही उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। बिल्डिंग बिल्कुल सुनसान थी। वो इस वीरान सी बिल्डिंग में उस आवाज को खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगा। आवाज सुनकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये चीखने चिल्लाने की आवाज किसी लड़की की है। भावेश उस बिल्डिंग के अंदर आ गया। हेल्प! कोई मुझे बचाओ! भावेश के कदम लगातार आवाज की ओर बढ़ रहे थे कि उसे एक और आवाज सुनाई दी जो किसी मर्द की लग रही थी। ए लड़की, चुप! एकदम चुप! काय को चिल्ला रही? तेरे को बोला ना अपन को एक चुम्मा चाहिए। चुपचाप दे और निकल ले, वरना जबरदस्ती करेंगे हम तो अक्खा लाइफ पछताओगी।
और ये बोलते हुए लड़की के घुटने पर हाथ रखते हुए ऊपर की ओर स्लाइड करने लगा। कहते हुए लड़की सुबकने लगी। आवाज का पीछा करते हुए भावेश ने जैसे ही कमरे के अंदर झांका तो उसने देखा कि 3 आदमी मिलकर एक लड़की से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की ने भावेश की तरह ही फ्लावर वैली इंटरनेशनल स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसने उन तीनों आदमियों के हुलिये को काफी ध्यान से देखा। उन तीनों के कपड़े ऑयल और ग्रीस से जगह जगह सने हुए थे। उन्होंने अपनी स्लीव्स बाहों तक चढ़ा रखी थी। भावेश ने जब उस लड़की की ओर देखा तो उसे उसके चेहरे पर ढेर सारे आंसू दिखे। डर के मारे उस लड़की का बहुत बुरा हाल था। वो अभी भी लगातार मदद के लिए चिल्लाए जा रही थी, जबकि उन 3 आदमियों में से एक आदमी अपने हाथ से उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की जिसका नाम संजना था, उसे अपने डिसीजन पर बहुत रिग्रेट हो रहा था। वो सोच रही थी कि उसके चाचा आज उसे स्कूल से थोड़ा लेट पिक करने वाले थे, तो उसे उनका इंतजार करना चाहिए था। यूं खुद ही स्कूल से घर के लिए निकलना उसके लिए बहुत बुरा साबित हो रहा था। वो तीनों उस लड़की को अपने बहकावे में लाने की कोशिश कर रहे थे। बेबी तू काय को रोती है? अपन तेरी मदद करना चाहता है रे। उन गुंडों के लीडर हरीश उर्फ हैरी भाई ने कहा। तेरे को अपने घर जाना है ना, हम तेरे को तेरे घर छोड़ के आएंगे ना, अब रोना बंद कर। दूसरे आदमी ने कहा, हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। तीसरे आदमी ने भी उसे पुचकारने की कोशिश की और तीनों मिलकर उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगे। भावेश उन तीनों गुंडों को देखकर डर गया था, पर फिर भी उसने खुद को शांत और संयमित कर गुंडों के सामने खड़े होकर भारी आवाज में बोला, ओए, तुम तीनों क्या कर रहे हो? छोड़ दो लड़की को। इस दौरान अचानक पीछे से आई आवाज से वे तीनों बदमाश सहम गए, लेकिन जब उन्होंने उस आवाज की ओर पीछे मुड़कर देखा तो जाना कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक कमजोर दिखने वाले लड़के की है, जो संजना की ही तरह उसी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए है। एक बच्चे को अपने सामने देखकर वे तीनों और भी हिंसक हो गए और लड़की को छेड़ने लगे। उन तीनों में से एक बदमाश ने लड़की का मुंह पकड़ा और भावेश की ओर करते हुए कहने लगा, देख, तेरे को बचाने के लिए एक हीरो आया है। जब संजना ने भावेश को देखा, वो एक पल के लिए तो बहुत खुश हुई कि उसे बचाने के लिए कोई आया है, लेकिन संजना की नजर जब भावेश पर गई तो उसने सोचा कि इतनी कम उम्र का लड़का कैसे अपने से उम्र में बड़े इन तीनों बदमाशों का सामना कर पाएगा। इसलिए एक पल के लिए जो उम्मीदें संजना के मन में उभरी थी वो तुरंत ही मुरझा गई। उसका चेहरा आंसुओं में डूबा हुआ था और वो हताश हो गई थी, पर उसने फिर भी चिल्लाना जारी रखा, मुझे बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। तभी हैरी भाई ने अपनी जेब से एक लंबा चाकू निकाला और भावेश को दिखाते हुए उसे डराने लगा। उसने कहा, ठीक ने, चुपचाप निकल यहाँ से, वरना ये अक्खा छुरा भोग दूंगा छाती में, फिर दर्द दर्द इसको करता रहेगा। चलो निकल। भावेश ने जब उसके हाथ में चाकू को देखा तो डर के मारे उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। भावेश ने इससे पहले कभी किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, इसीलिए हरीश के हाथ में चाकू देखकर उसे घबराहट होना लाजमी था। भावेश चाहता तो आसानी से खुद को सुरक्षित करके वहां से जा सकता था, लेकिन अगर वो सच में इधर से चला जाता, इसके बाद वो खुद को क्या जवाब देता। इसलिए चाकू के बदले में इस्तेमाल करने के लिए भावेश इधर उधर जमीन पर कुछ ढूंढने लगा। उसे जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसका यूज लड़ाई में एक हथियार के तौर पर किया जा सकता था। हालांकि उसे अपने पैर के ही पास एक टूटी हुई ईंट जरूर दिखी। चाकू के मुकाबले में ईंट काफी कमजोर साबित होती, पर ईंट का इस्तेमाल करने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। इसलिए बेमन से ही सही भावेश को वो ईंट उठानी पड़ी। हालांकि हाथ में ईंट आ जाने की वजह से भावेश के मन में थोड़ी सी हिम्मत तो आ गई थी। उसने अपने हाथ में ईंट को लिया ही था कि उसके दिमाग में वो इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। मकड़ी का शरीर डिटेक्ट हुआ है।
क्या आप इसे स्कैन करना चाहते हैं? भावेश को अचानक ही आभास हुआ कि उसके पास एक सिस्टम है, लेकिन मकड़ी के बारे में सिस्टम से सुनकर भावेश को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसने मकड़ी को छूना तो दूर देखा भी नहीं था। तभी उसने अपनी नजर नीचे की और अपने हाथ में पकड़ी हुई ईंट की ओर देखा। वो एक अधमरी हुई मकड़ी थी जो शायद उससे ईंट उठाते हुए क्रश हो गई थी। सिस्टम के बारे में सोचकर भावेश का मन खुशी से झूम उठा। उसने बिना झिझक के अपने सिस्टम को कमांड दिया, सिस्टम, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, इधर मैं अभी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। मकड़ी से मिलने वाली डेंजर परसेप्शन स्किल से आपको मिलेगी खतरे को पहले से ही भांप लेने की पावर, जो आपके सिक्स्थ सेंस को बेहतर करेगा और आगे आने वाले खतरे के बारे में आपको पहले ही आभास हो जाएगा। सिस्टम जल्दी करो यार, टाइम नहीं है इतना। भावेश ने इतना कहा और उसके हाथ पर एक सफेद रोशनी उभरी और धीरे धीरे डिम होते हुए गायब हो गई, जिससे भावेश को हल्का सा झटका लगा। स्पाइडर स्किल इंस्टॉल्ड। इस पावर के आने से भावेश को अपनी बॉडी पहले से काफी स्ट्रॉन्ग और रिलैक्स्ड लगी। हालांकि इसके अलावा उसके शरीर में और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इस मोमेंट पर जब हरीश ने देखा कि भावेश उसकी ओर ईंट उठाए हुए खड़ा है, तो वो और गुस्से में आ गया। ओए चिरकुट, तू ऐसे नहीं मानेगा। अब जब ये छुरा अंदर जाएगा तो ही अकल आएगी। पर भावेश तस से मस नहीं हुआ। इतना कहते हुए हरीश भावेश के सामने आया और उसे चाकू मारने के लिए बढ़ने लगा। जब संजना ने इस सीन को देखा तो वो बहुत डर गई। उसने चिल्लाते हुए भावेश से कहा, देख के बच रहा उससे। तभी भावेश के दिमाग को ऐसा लगा जैसे उसे थोड़ी ही देर में सुई चुभने वाली है, इसलिए वो अपने आप ही अपनी जगह से अलग हो गया। अचानक अपनी जगह से अलग हो जाने के कारण वो उस चाकू के वार से बच गया और इसी समय उसने मौका देखकर अपने हाथ में रखी हुई ईंट उस बदमाश के सिर पे दे मारी। सर पर ईंट इतनी जोर से पड़ी थी कि वो आदमी औंधे मुंह जमीन पर नीचे गिर पड़ा। बदमाश ने जमीन से उठने की कोशिश भी की, लेकिन वो दर्द के मारे उठ न सका। इस समय बाकी के दोनों बदमाश जो अभी भी संजना को पकड़े हुए थे, वे अपने साथी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर हरकत में आ गए। उन्होंने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो लेटे हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। संजना इसे देखकर हैरान थी। साथ ही अपनी इस काबिलियत को देखकर भावेश को खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। इस दौरान अपने साथी बदमाश को जमीन पर कराहते हुए देखकर दोनों बदमाशों ने संजना को छोड़ा और अपनी जेब से अपने चाकू निकाल लिए। भावेश ने भी अपने हाथ में रखी हुई ईंट को दीवार पर मारकर उसके 2 टुकड़े कर लिए और उन दोनों टुकड़ों को अपने दोनों हाथों में रख लिया। दोनों के हाथों में चाकू देखकर एक बार फिर भावेश के शरीर की मसल्स सिकुड़ गई थी। इस बार इससे पहले कि वे दोनों हमला करते, भावेश ने ही पहला प्रहार किया और अगले ही पल वे दोनों भी जमीन पर पड़े हुए थे। एक दर्द के मारे मराठी में कराह रहा था, अल्लाह सपोर्ट। तो दूसरा अपनी अम्मी को याद फरमा रहा था, मम्मी मर गए रे। जब संजना ने उन तीनों को जमीन पर दर्द के मारे छटपटाते हुए देखा तो उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इस छोटे उम्र के लड़के ने इतने बड़े लोगों को कैसे नीचे गिरा दिया। अगर संजना जमीन पर पड़े हुए एक बदमाश के सिर से खून निकलते हुए नहीं देखती तो वो यही मानकर चलती कि वे बदमाश एक्टिंग कर रहे हैं। संजना ने अपने सामने खड़े उस लड़के को देखा तो पाया कि इस लड़के की आंखों में एक अजीब किस्म की चमक है। भावेश ने अपने हाथ में रखी हुई ईंट को देखा और जमीन पर पड़े हुए तीनों बदमाशों को देखा जो जमीन पर चारों खाने चित पड़े हुए थे। भावेश ने अपने पूरे एक्शन सीक्वेंस को याद किया और खुशी से उछल पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा तो ये है डेंजर परसेप्शन, यानी आने वाले खतरे को पहले से ही भांप लेना। इसके बाद भावेश एक तरफ खड़ा हो गया और संजना को देखने लगा। वो भी एक टक भावेश को ही देखे जा रही थी। इसके साथ ही भावेश ने गौर से संजना के चेहरे को देखा। संजना के बड़े सुंदर बाल थे जो लाल कलर के रिबन के साथ बंधे हुए थे। सुंदर गहरी गोल आंखें, तीखी नाक और हल्के गुलाबी होंठ, और होठों के ऊपर एक छोटा सा तिल संजना को बहुत सुंदर बनाते थे।
हालांकि अभी भी उसके चेहरे पर आंसुओं के दाग थे। आंसुओं के कारण उसकी आंखों का काजल भी फैल गया था। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा व्यथित था, जिसे देखकर हर किसी का दिल पसीज जाता और उसके लिए दिल से ढेर सारी दुआएं निकलती। इस बीच संजना भी यूं भावेश को अपनी ओर देखते हुए थोड़ी असहज हो गई थी। उसकी इस असहजता को भावेश जल्द ही समझ गया, इसलिए उसने संजना के सुंदर से चेहरे से अपनी नजरें अलग कर लीं। वो उसके पास आ गया। तुम ठीक हो? संजना और भावेश दोनों ने एक साथ एक दूसरे से पूछा। एक साथ एक समय पर पूछने के कारण दोनों एक दूसरे पर हंसने लगे। उन्होंने फिर एक दूसरे को देखा और कहा, मैं ठीक हूँ। दोनों की टाइमिंग इस बार फिर बिल्कुल सेम थी। इस बार साथ बोलने पर वे दोनों थोड़े असहज भी हुए। इस समय पर भावेश को याद आया कि इसी जगह जमीन पर 3 बदमाश भी पड़े हुए हैं, इसलिए उसने संजना से कहा, तुम्हें क्या लगता है इन तीनों के साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए? संजना ने इन शब्दों को सुना और उन तीनों बदमाशों पर नजर डाली जो अभी भी जमीन पर पड़े हुए थे। उसने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस घर जाना है। इसके बाद एक बार फिर कमान अपने हाथ में लेते हुए भावेश ने कहा, तो ठीक है, फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भावेश ने एक बार फिर ईंट को अपने हाथ में लिया, अपनी नजरें बड़ी की और उन तीनों बदमाशों के सामने आकर कहने लगा, तुम आज के बाद से ऐसी हरकत कभी नहीं करोगे। बोलो, कभी नहीं करोगे? भावेश ने देखा कि वे तीनों बदमाश मार खाने के बाद भी असंतुष्ट थे और भावेश को गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे। उनमें से एक जमीन पर पड़े पड़े ही भावेश से बोला, अबे टिंगू, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? अरे भाई अपुन, अगर तूने मेरे को फिर इस ईंट से मारा तो समझ जा तेरा काम हो गया। तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे साले। अपने लीडर को बोलते हुए देखकर दूसरे बदमाश ने भी कहा। भावेश को इन दोनों बदमाशों की बातें फनी और अजीब दोनों लगी। बस फिर क्या था, एक बार फिर कुछ थप्पड़ और पीटने की आवाजों से पूरा कमरा गूंज गया। ओ मेरी पीठ, मेरा पैर तोड़ दिया रे, माझा डोका। हाँ तो अब बताओ, क्या तुम तीनों मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो? भावेश ने अपने हाथ में रखी हुई ईंट को उन तीनों को दिखाते हुए कहा। फिर पिटाई के डर से उन तीनों ने रोती हुई आवाज में अपना सिर हिलाया और गिड़गिड़ाकर कहने लगे, ठीक है, हमें जाने दो, प्लीज हमें मत मारो। अरे यार माफ कर दे, तू जो बोल हम करेंगे। भावेश ने सुना और तुरंत ही उन तीनों पर झल्लाते हुए कहा, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ और इसके बाद कभी भी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अगर तुम कभी मुझे फिर दिख गए, मैं फिर तुम लोगों को बताऊंगा कि ईंट की ताकत क्या है। आखिरकार भावेश ने अपने हाथ से ईंट को फेंक दिया और एक जोर की लात जमीन पर पड़े हुए उनके लीडर हरीश को मारी, जिससे एक बार फिर उसकी चीख निकल गई। अपने लीडर को एक बार फिर पिटता हुआ देखकर बाकी दोनों बदमाश एक बार फिर गिड़गिड़ाने लगे। हम यहाँ से चले जाएंगे। तो दूसरे ने भी कहा, भाई हमें यहाँ सब चलना चाहिए। इस सीन को देखकर संजना अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। उसे हंसता हुआ देखकर भावेश पलटकर उसे देखने लगा। संजना ने भावेश की ओर आकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, आज के लिए थैंक यू, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं। संजना कहते कहते रुक गई। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? भावेश ने इतना पूछा ही था कि उसके पॉकेट में रखा हुआ उसका मोबाइल बजने लगा और इस मोबाइल के बजने की वजह से जो उनकी अच्छी खासी बातचीत शुरू ही हुई थी वो रुक गई। तीनों बदमाशों को अपने सिस्टम की मदद से धूल छटाने के बाद भावेश और संजना दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। लेकिन इससे पहले कि वो भावेश को अपना नाम बता पाती, भावेश का मोबाइल बजने लगा। भावेश ने अपना मोबाइल निकाला और उसमें देखा तो ये कॉल उसकी छोटी बहन चिंकी का था। चिंकी कभी भी अपने भाई को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ती थी। कुछ देर रिंग बजने के बाद आखिर भावेश ने उस कॉल को उठा लिया। हेलो भावेश, जल्दी सिटी हॉस्पिटल आओ, पापा को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। ये सुनकर भावेश के चेहरे का रंग बदल गया।
उसने हड़बड़ाहट में कहा। क्या? कैसे हुआ? कब हुआ? पापा ठीक तो है ना? घबराया हुआ भावेश अपनी बहन से सवालों पर सवाल दागे जा रहा था। चिंकी ने उसे कॉल पर बताया, तुम बस जल्दी आ जाओ, हम ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हैं। भैया जल्दी करो। तुम पापा का ख्याल रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। भावेश ने इतना कह के कॉल डिस्कनेक्ट किया और संजना से कहा, सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे जाना होगा, तुम भी ध्यान से अपने घर चली जाना। इससे पहले कि संजना कुछ कहती, भावेश ने पलटकर दौड़ लगा दी थी। कुछ ही देर में संजना के सामने भावेश की छवि दूर होती जा रही थी। उसे याद आया कि उसने उसे ना तो अपना नाम बताया है और ना ही उसने उस लड़के से उसका नाम पूछा है। इसलिए उसने जोर से आवाज लगाई, अरे अपना नाम तो बताते जाओ। लेकिन भावेश अपने पापा की चिंता में इतनी तेजी से निकल गया था कि अब तक काफी दूर जा चुका था। अब एक बार फिर संजना की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उसे इतना याद था कि उस लड़के की यूनिफॉर्म भी उसी की जैसी थी, यानी वो भी फ्लावर वैली इंटरनेशनल हाई स्कूल का स्टूडेंट था। इतना सोचते ही संजना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन में ही खुद से कहा, मैं तुम्हें खुद ही ढूंढ लूंगी। इधर भावेश ने जब अपने पापा के हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर सुनी, उसने इतनी तेजी से दौड़ लगाई जैसे वो सीधे सिटी हॉस्पिटल के सामने ही जाकर रुकेगा। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि जिसने भी मेरे पापा को पीटने की हिम्मत की है, मैं उसे जिंदगी भर याद रखने वाला सबक सिखाऊंगा। भावेश ने अपनी मुट्ठी भींचकर इसे अपने दिल से लगाकर कसम खाई और कुछ दूर जाकर चौराहे से एक टेम्पो की सवारी पकड़ ली। एक ओर भावेश अपने पिता के लिए हॉस्पिटल जा रहा था, वहीं दूसरी ओर भावेश के साथ कुछ घंटों पहले घटी सभी घटनाओं ने एक ऐसी परेशानी को जन्म दे दिया था जो शायद भावेश का कल बनकर उसकी जिंदगी तबाह कर सकती थी। मुंबई के कुर्ला मेंटल हॉस्पिटल के सबसे आखिरी कालकोठरी जैसे कमरे में एक पन्नू नाम का मरीज था। पन्नू की उम्र तकरीबन 40 साल थी। छोटी कदकाठी, सांवला रंग, घुंघराले बाल और शरीर से बहुत कमजोर था। पन्नू तकरीबन 5 साल से इस मेंटल हॉस्पिटल में था। उसे न रोशनी पसंद थी, न बाहर की जिंदगी, और न ही उसके पास उसकी बीती जिंदगी की कोई यादें थीं। पन्नू हर रोज की तरह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर जब से भावेश का सुपर सिस्टम एक्टिवेट हुआ, तब से पन्नू के दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, Danger system deactivated. Destroy. Danger system deactivated. Destroy. पन्नू को उस आवाज से पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो चिल्ला चिल्ला कर दीवारों पर सर मारने लगा। चुप करो यार, चुप रहो, कौन हो तुम? पन्नू के दिमाग में आवाज तेज होती गई और पन्नू चिल्लाने लगा। तभी वहाँ गार्ड्स आ गए और पन्नू को पकड़ने की कोशिश में लग गए। यूं मामूली सा दिखने वाला पन्नू अकेले ही 5-6 गार्ड से लड़ने लगा। उन गार्ड्स की सीनियर ने कहा, पकड़ो इसे, जमीन पर लेटा दो। एक डॉक्टर ने भी उसे पकड़ते हुए कहा, नर्स, फौरन बेहोशी का इंजेक्शन लाओ। सब गार्ड्स उसे दबाकर जमीन पर लेटाना चाहते थे, पर पन्नू उनके सामने नहीं झुका। उल्टा चिल्लाते चिल्लाते उन सब पर हमला करने लग जाता है। सब ताज्जुब में थे कि पतले से मामूली दिखने वाले इंसान में इतनी ताकत कैसे आई। क्या ये इंसान ही है या कुछ और? धीरे धीरे वहाँ और गार्ड्स आ गए और पन्नू को इंजेक्शन देकर शांत किया गया। दूसरी ओर भावेश टेम्पो में बैठा बहुत बेचैन था। आखिर थोड़े इंतजार के बाद टेम्पो सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई। भावेश ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उस टेम्पो वाले को दे दिए। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही भावेश ने फ्रंट डेस्क पर ऑर्थोपेडिक वार्ड का पता पूछा और जवाब मिलने पर उस ओर दौड़ पड़ा। उसने थोड़े दूर आगे चलने पर एक बोर्ड देखा जिसपे बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ था ऑर्थोपेडिक वार्ड। भावेश ने उस वार्ड का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने एक सामान्य से मध्यम आयु के आदमी को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। ये भावेश के पापा थे, रघुनाथ पराशर। उनको ऐसी हालत में देखकर भावेश खुद को रोने से रोक न सका। उसने देखा उन्हीं के बाजू में उसकी माँ शांति उसके पापा की देखभाल कर रही थी।
इसी समय बिस्तर की दूसरी साइड एक लड़की भी बैठी हुई थी, जिसकी आंखें भी भावेश की तरह नम थीं। भावेश को देखकर वो लड़की अपनी जगह से उठी और उसके पास आकर उससे लिपट गई। ये लड़की उसकी बहन चिंकी थी। अपने पापा को इस हालत में देखते हुए भावेश कुछ पल किसी मूर्ति की तरह खड़ा रहा। फिर जैसे ही उसे होश आया, अचानक उसने तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाए और पापा से कहने लगा, पापा कैसे हैं आप? रघुनाथ ने भावेश को देखा और इशारे से खुद को ठीक बताते हुए मुस्कान भरी। सब ठीक है, मैं बस ऐसे ही अपना बैलेंस बिगड़ने से गिर गया था। उन्होंने भावेश को सच नहीं बताया। उन्हें डर था कि इस असलियत के बारे में पता चलने पर भावेश पर इस बात का बुरा असर पड़ेगा। और वैसे भी भावेश के बोर्ड एग्जाम्स अगले 30 दिनों में होने वाले थे। वे अपने बेटे को किसी तरह से परेशान नहीं करना चाहते थे, नहीं तो वो अपनी जिंदगी भर इसका मलाल करते। भावेश भी अपने पापा को कोई चिंता नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने भी ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसे भी कुछ नहीं पता है। पापा आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? भावेश के सवाल का उसके पापा ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने दूसरा सवाल अपनी मम्मी से पूछा। तो सिचुएशन क्या है? डॉक्टर ने क्या कहा? देखो घबराने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कुछ दिन रेस्ट करने को कहा है और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ, अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, और वैसे भी कल तुम्हारी क्लासेस है ना। मम्मी ने उसे समझाते हुए एक ही बार में कहा। अपनी मम्मी और बहन को देखकर भावेश को ऐसा लगा जैसे उन दोनों को पापा के बारे में पता है, लेकिन वो भावेश को बताना नहीं चाहती। मम्मी मैंने अपनी पढ़ाई ठीक से कर ली है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। भावेश ने मम्मी के सामने जिद करते हुए कहा, पर पापा ने भावेश के रुकने पर मना कर दिया। और इस हालत में भावेश अपने पापा के कहने को नहीं टाल सकता था। पापा ने भावेश के साथ उसकी बहन चिंकी को भी घर जाने को कहा। मजबूर होकर दोनों भाई बहन हॉस्पिटल के उस वार्ड से बाहर आ गए। भावेश ने अपनी बहन चिंकी से सच जानने के लिए पूछा, चिंकी डॉक्टर ने क्या कहा? इस सवाल पर चिंकी अपने भाई को देखने लगी। चिंकी को ऐसा लगा जैसे उसका भाई थोड़ा चेंज हो गया है। पहले तो चिंकी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन जब भावेश ने उसे फोर्स किया तो उसने जवाब दिया, डॉक्टर ने कहा है कि पापा की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, इसलिए वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने पापा को दवाइयों के साथ साथ 3 महीने का बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। भावेश को ये सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन जब उसने उस आदमी के बारे में सोचा जिसने उसके पापा की ये हालत की तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, तब तो तुम्हें उसके बारे में पता होगा जिसने पापा की ऐसी हालत की? इस सवाल से चिंकी थोड़ी चिंता में लगी। उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया। बोलो, भावेश ने फिर जोर देकर पूछा। उस आदमी का नाम हमजा अंसारी है। वो पूरे मार्केट में पैसों की वसूली करता है। उसने पापा से 20,000 रुपये प्रोटेक्शन के लिए मांगे थे। पापा ने इतनी आसानी से अपनी मेहनत की कमाई नहीं दी, और जब पापा ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने पापा को बहुत मारा। भाई, भावेश ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन में कहा, हमजा अंसारी, तू इंतजार कर मेरा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में भावेश ने अपने दांत पीसे और मुट्ठी बनाकर एक गमले में छोटे से पौधे को मुक्का मारा। तभी भावेश को हाल ही में पहचान हुई आवाज सुनाई पड़ती है। होस्ट भावेश पराशर, एक पौधा डिटेक्ट हुआ है, क्या आप इसे प्रोसेस करना चाहते हैं? भावेश ने अपने हाथ में रखे हुए छोटे से पौधे को देखा और अपने सिस्टम से कहा, ओके। प्लांट डिकम्पोजिशन कंप्लीटेड। इस पौधे से आपको मिलेगी जीवन घुटी। सिस्टम, इस जीवन घुटी से क्या होता है? भावेश ने सिस्टम से पूछा। जीवन घुटी एक ऐसा लिक्विड है जो जीवन के साथ साथ किसी भी इंजरी से रिपेयर और पुनर्निर्माण की ताकत देता है। इसे सुनते ही भावेश अपनी जगह से खुशी से उछल पड़ा। भावेश को यूं उठपटांग हरकत करते देख चिंकी को काफी अजीब लगा, क्योंकि ये सब कुछ भावेश के दिमाग के अंदर घट रहा था, जो चिंकी जैसे सामान्य लोग देख नहीं पा रहे थे। सुपर सिस्टम ने भावेश को एक चमकीली हरे रंग की शीशी दिखाई। इधर उसकी बहन चिंकी भी अब तक अपने भाई के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही थी।
भावेश को यूं उटपटांग हरकत करते देख चिंकी को काफी अजीब लगा, क्योंकि ये सब कुछ भावेश के दिमाग के अंदर घट रहा था, जो चिंकी जैसे सामान्य लोग देख नहीं पा रहे थे। ये छोटा सा पौधा किसी बाहरी इंसान की नजर से जरूर ठीक लग रहा था, लेकिन भावेश की नजर में ये पौधा काला पड़ चुका था और इसका जीवन खत्म हो चुका था। इसे सूखने और मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। भावेश ने उस पौधे के लिए बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। उसने सोचा कि अगर वो अपने पापा को ये घुटी पिला दे तो क्या होगा। थोड़ी देर बाद जब भावेश की नजर अपनी बहन पर गई जो चुपचाप खड़ी थी, तो उसने उससे कहा, चलो अभी घर चलते हैं और पापा के लिए खिचड़ी बनाते हैं और हॉस्पिटल लाकर उन्हें खिलाते हैं। चिंकी ने ये सुनकर अचरज में अपना सिर हिलाया और अपने भाई के साथ घर के लिए चलने लगी। भावेश अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल से निकल ही रहा होता है कि तभी उसे रिसेप्शन पर लोगों की भीड़ नजर आती है और वो सब टीवी पर न्यूज देख रहे हैं। भावेश सोच में पड़ जाता है, ऐसा क्या हुआ कि ये सब इतनी हैरानी के साथ टीवी देख रहे हैं। भावेश भी अपनी बहन के साथ वहाँ जाता है और टीवी की ओर देखता है। टीवी पर एक बड़े ब्लास्ट की न्यूज चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज, कुर्ला के मेंटल हॉस्पिटल में अचानक हुआ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, कोई नहीं बचा। दोपहर 3 बजे हुआ यह हादसा। क्या ये कोई आतंकवादी घटना है या फिर कुछ और? पुलिस वाले जांच में जुटे हुए हैं। भावेश कुछ पल ये न्यूज देखता है और फिर अपनी बहन के साथ घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो दोनों घर आए, उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए सारे सामानों को इकट्ठा कर लिया। हालांकि उन दोनों के पापा खुद छोटे मोटे रसोइया थे और रोज सड़कों पर रेहड़ी लगाया करते थे, लेकिन उनका ये गुण उनके दोनों बच्चों में नहीं था। क्या तुम पापा के लिए खिचड़ी बना लोगे? चिंकी ने पूछा और इसके जवाब में भावेश ने भी पूछा, क्या तुम पापा के लिए खिचड़ी बना लोगी? मजबूरन वे दोनों किचन में खड़े हुए इंग्रेडिएंट्स को देख रहे थे, जिसे देखकर उनकी केवल आंखें ही बड़ी हो रही थीं। भावेश को याद आया कि पापा अक्सर घर पर कुकिंग से रिलेटेड किताबें लाया करते थे। वो तुरंत ही अपने पापा के कमरे में गया और वहाँ से उनकी किताबें ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे कुछ खाने की किताबें मिल गईं। उसने अपने हाथ में उस किताब को पकड़ा ही था कि तभी दिमाग में आवाज सुनाई दी, होस्ट भावेश पराशर, रेसिपी बुक मिली है, क्या आप इसे प्रोसेस करना चाहते हैं? भावेश के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने कहा, यस प्लीज। भावेश का ऑर्डर करना ही था कि एक हल्की सी रोशनी निकली और किताब को स्कैन करने लगी। रेसिपी डिकम्पोजिशन कंप्लीट। इससे आपको मिलेगी मैजिक शेफ की स्किल। क्या आप इसे मेमोरी में फीड करना चाहेंगे? भावेश के हाँ कहते ही बिल्कुल उसी समय सिस्टम ने साउंड किया और भावेश के माइंड में एक रिंग की शेप में आकृति बनी। एक मैसेज आया, मैजिक शेफ लेवल 1। ये स्किल बड़ी से बड़ी एक्सपर्ट शेफ राज परिवारों का भोजन बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। इसके जरिए दुनिया भर के खाने की सामग्रियों का इस तरह से इस्तेमाल होता है कि उसकी तारीफ करते हुए बड़े बड़े महाराजा भी नहीं थकते। लेकिन क्योंकि अभी आप पहले ही लेवल पर हैं, इसलिए आपके पास केवल सामान्य इंग्रेडिएंट्स के साथ सामान्य खाना बनाने की ही क्षमता है। इस नोट को सुनते ही भावेश ने कहा, ठीक है सिस्टम, लेकिन इसका यूज तो करो। भावेश की परमिशन मिलते ही लाइट उसके माइंड में पूरी तरह से घुल गई और तुरंत ही उसके दिमाग में खाना बनाने के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। इस इन्फॉर्मेशन के साथ भावेश अब एक छोटे से कुक की जगह मास्टर शेफ बन गया था, जबकि किचन में खड़ी हुई उसकी बहन चिंकी अपने भाई को सिर्फ उस रेसिपी बुक को घूरते हुए ही देख रही थी। उसने अपने भाई से कहा, भाई रेसिपी बुक में कुछ मिला? हाँ ये है ना। भावेश ने बुक के एक पेज पर पॉइंट करते हुए कहा और किचन में रखी हुई चीजों की उठापटक करनी शुरू कर दी, जिसे देखकर चिंकी उसे लगातार टोके जा रही थी। उस डिब्बे को क्यों उठा रहे हो? इसमें कुछ नहीं है। सब्जी इतनी बारीक क्यों काट रहे हो? तुम्हें पता भी तुम क्या कर रहे हो? मम्मी तो कभी भी ऐसा नहीं बनाती। पता नहीं कौन खाएगा ये खाना। अपनी बहन के बार बार टोकने से परेशान होकर भावेश ने कहा, चलो तुम बाहर जाओ, मुझे कंसंट्रेट करने दो।
चिंकी कुछ बड़बड़ाते हुए किचन से बाहर चली गई और टीवी चालू करके अपना मुंह फुलाए हुए बैठ गई। भावेश ने इधर किचन का दरवाजा बंद कर दिया और गैस का स्विच चालू करके खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। अपने दिमाग में भरी नॉलेज के साथ भावेश के हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे वो किसी बड़े से होटल का कुक हो। जल्दी ही काफी तेज खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। चिंकी शॉक थी क्योंकि जैसे ही उसके नाक के अंदर ये खुशबू गई, उसका भी इस खिचड़ी को खाने का मन होने लगा। किचन में आते से ही उसने अपने भाई से कहा, खुशबू तो अच्छी है, लेकिन क्या पता तुमने खिचड़ी कैसी बनाई होगी। भावेश ने खुद उसे एक कटोरी में खिचड़ी भर के दे दी। चिंकी ने जैसे ही एक चम्मच से इस खिचड़ी को टेस्ट किया, उसके स्वाद से चिंकी की आंखें अपने आप बंद हो गईं। वो जैसे कहीं खो गई। यूं तो चिंकी कभी भी अपने भाई की तारीफ नहीं करती थी, लेकिन आज खिचड़ी की टेस्ट के कारण उससे रहा नहीं गया। भैया, ये तो बहुत टेस्टी है। भावेश ने कुछ कहा नहीं, बस हल्का मुस्कुरा दिया। अब की बार उसने खुद अपने हाथों से बनाई हुई खिचड़ी को चखा। खिचड़ी की जितनी अच्छी खुशबू थी, उसका टेस्ट उससे भी ज्यादा अच्छा था। उसने अपनी बनाई खिचड़ी को एक ही टिफिन के 3 अलग अलग कंटेनर्स में भर लिया। भावेश इन्हीं डब्बों में से एक डिब्बे में जीवन घुटी डालने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, उसने अपने सिस्टम से पूछना सही समझा। सिस्टम, मैं इस जीवन घुट्टी को अगर इस खिचड़ी में डाल दूं, तो उसका कोई बुरा इफेक्ट तो नहीं होगा ना? सिस्टम ने जवाब दिया, नहीं होस्ट। इस जवाब को सुनकर भावेश बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही जीवन घुटी को एक खिचड़ी के बर्तन में डाल दिया और चम्मच से उसे अच्छी तरह से मिला लिया। भावेश ने ध्यान से टिफिन बॉक्स के सबसे नीचे वाले हिस्से में जीवन घुटी डाली हुई खिचड़ी को रखा। कुछ ही देर के बाद वो दोनों भाई बहन अब वापस सिटी हॉस्पिटल में खड़े हुए थे। वार्ड के अंदर घुसते ही भावेश ने कहा, पापा देखिए, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है और मम्मा आपके लिए भी अलग से रखी है। भावेश के मम्मी पापा दोनों थोड़े सरप्राइज थे। उन्होंने पूछा, तुम्हें कब से खिचड़ी बनानी आ गई? जिसके जवाब में चिंकी ने कहा, मम्मी पापा, भाई ने रेसिपी की बुक को देखकर बनाई है, आप एक बार खा कर तो देखो, बहुत टेस्टी बनी है। अपनी सिस्टम की मदद से भावेश मास्टर शेफ बन चुका था। उसने रेसिपी की बुक को देखकर काफी स्वादिष्ट और खुशबूदार खिचड़ी बनाई थी। उस खिचड़ी को एक टिफिन में लेकर जब भावेश और उसकी बहन चिंकी सिटी हॉस्पिटल पहुँचे, तो उनके मम्मी और पापा को विश्वास ही नहीं हुआ कि खिचड़ी बनाने वाला और कोई नहीं, उनका लड़का भावेश था। वो दोनों सरप्राइज थे। इधर भावेश ने अब तक अपने हाथ में रखे हुए टिफिन को खोल लिया था। टिफिन को खोलते ही खिचड़ी की खुशबू से पूरा वार्ड गुलजार हो गया। मम्मी और पापा दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। मम्मी ने कहा, अरे वाह, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। भावेश के पापा रघुनाथ पराशर बोल पड़ते हैं, पता है शांति, मैंने कभी भी खिचड़ी से इतनी अच्छी महक आती नहीं पाई। भावेश ने टिफिन के उस कंटेनर को पापा की ओर बढ़ा दिया जिसके अंदर जीवन बूटी मिली हुई थी। पापा ने तुरंत ही उस कंटेनर को अपने हाथ में लिया और चम्मच के जरिए खिचड़ी को टेस्ट किया। ये जितनी अच्छी महक रही है, उससे कहीं ज्यादा अच्छी स्वादिष्ट है। इतनी अच्छी खिचड़ी तो मैंने सालों से नहीं खाई भावेश। तुमने सिर्फ किताब में लिखी रेसिपी देखकर इतनी अच्छी खिचड़ी कैसे बना ली? भावेश को अपने पापा से कुछ इसी तरह के रिएक्शन का इंतजार पहले से था। उसने कहा, खिचड़ी बनाने में कौन सी साइंस लगती है? वो तो किताब में जैसा जैसा लिखा हुआ था, मैं वैसा वैसा करता गया और बस कुछ ही देर में खिचड़ी बन गई। ये तो चिंकी भी कर सकती थी, पर इसे मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना। ये सुनते ही चिंकी, जो इस लम्हे को मोबाइल में कैप्चर कर रही थी, अपनी जीभ दिखाकर भावेश को चिढ़ाती है। शांति कहती है, बस करो तुम दोनों। भावेश कहता है, इस चुड़ैल को समझा लो मम्मी, किसी दिन इसकी चोटी काट लूंगा, फिर जीभ दिखाते वक्त सच में चुड़ैल लगेगी। अभी तुम ये खिचड़ी खाओ। भावेश ने टिफिन का एक दूसरा डब्बा मम्मी को दे दिया। दिखने में तो बड़ी साधारण सी है, लेकिन स्वाद तो बड़ा अच्छा है इसका। खिचड़ी खाने के बाद उसकी मम्मी भी हैरान थी। भावेश को पता नहीं था कि खिचड़ी में डली हुई जीवन घुटी को असर करने में कितना टाइम लगेगा, इसलिए उसने अपने पापा से पूछा, पापा कुछ फील हो रहा है? हाँ, थोड़ा तो कुछ हो रहा है, पापा ने फुसफुसाया। कैसा फील हो रहा है आपको पापा?
भावेश ने फिर पूछा। उसके पापा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए और थोड़ा रुक कर कहा, तुम्हारी बनाई खिचड़ी को खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर में जान आ गई हो। इसके साथ ही उसके पापा ने अपनी रीढ़ की हड्डी की उस जगह इशारा किया जहाँ से वो टूटी हुई थी। अपने पापा के इन शब्दों को जानकर भावेश बहुत खुश था। उसने मन में सोचा, जरूर ही ये उसकी जीवन घुटी का कमाल है। भावेश अपने पापा को देख रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में एक तेज करंट जैसी तरंगे दौड़ी और भावेश को सर में दर्द सा उठ गया। भावेश एक पल के लिए बिल्कुल हिल गया। उसे समझ नहीं आया कि ये अचानक से क्या हुआ। भावेश खुद को संभालता है और फिर धीरे से सिस्टम से पूछता है, सुपर सिस्टम, ये क्या था? अचानक से ऐसा दर्द क्यों हुआ मुझे? पर सिस्टम की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। भावेश भी सोच में पड़ गया। भावेश के पापा को थोड़ी देर बाद अब और भी अच्छा महसूस हो रहा था। अब की बार उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसे सुनकर हर किसी की आंखें बड़ी हो गईं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इस बेड से उठकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कहते कहते भावेश के पापा अपने बेड से उठ भी गए। भावेश का ध्यान टूटता है और वो अपने पापा की ओर देखता है। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर भावेश की मम्मी ने उन्हें तुरंत रोका और कहा, बच्चों जैसी हरकत मत करो। आपको अभी अपनी तकलीफ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि आपके बेटे की बनाई हुई खिचड़ी से आप ठीक हो गए हो? इधर भावेश ने इन शब्दों को सुनकर मुस्कुरा दिया। उसकी बहन चिंकी ने भी उसके पापा को रोकते हुए कहा, पापा ठीक है, मान लेते हैं कि भैया की बनाई हुई खिचड़ी से आपको अच्छा फील हो रहा है, लेकिन आपको आराम करना चाहिए। पापा को देखते हुए अगल बगल के मरीजों का ध्यान भी उन्हीं पर आ गया था। उन्हीं में से एक मरीज ने पापा से मजाक में कहा, आपके बेटे ने आपके लिए खिचड़ी बनाई है और आपको लग रहा है कि खिचड़ी खाने के बाद आपकी तबीयत ठीक हो गई। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, उसके पापा ने जवाब दिया। ऐसा नहीं होता। चलो माना कि आपका लड़का समझदार है जो आपके लिए घर से खिचड़ी बना कर लाया है, लेकिन ऐसे खिचड़ी भर पेट खाने से थोड़ी ना कोई ठीक हो जाता है। किसी दूसरे मरीज ने उसके पापा से कहा, जिसके जवाब में भावेश के पापा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक बात तो सच थी कि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था। उन्होंने जब ये बात बाकियों को बताई तो वे एक बार फिर उन पर हंसने लगे। उन्होंने सभी से कहा, मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर ढेर सारी ताकत आ गई है। तुम लोगों को विश्वास नहीं है ना? रुको, मैं तुम सभी को अपने बिस्तर से उठकर ही बताता हूँ। पापा ने इतना कहा ही था कि वो अपने बिस्तर से खड़े हो गए। भावेश ने उन्हें सहारा दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने भावेश की मदद से 2 कदम चलकर भी दिखाया। जिस किसी ने भी उन्हें देखा वो आश्चर्य में था। बाद में भावेश जो उनकी मदद कर रहा था उसने भी उन्हें छोड़ दिया और आगे पुश कर दिया। सभी की आश्चर्य भरी नजरों के बीच पापा सामान्य स्वस्थ इंसान की तरह वो पूरे वार्ड के गोल चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी की जगह दबाकर भी देखा। उन्हें उस जगह जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उस वार्ड के सभी लोग हक्के पक्के थे। आप झूठ बोल रहे हैं ना? एक मरीज ने उनसे पूछा। नहीं तो, भावेश के पापा ने जवाब दिया। हे भगवान, क्या सच में खिचड़ी खाने से आप ठीक हो गए हो? किसी दूसरे मरीज ने आश्चर्य से कहा। वार्ड में हर कोई शख्स सरप्राइज था। रघुनाथ को इस तरह से चलता फिरता हुआ देखकर शांति भी हैरान थी। उन्होंने भावेश से पूछा, भावेश, तुमने खिचड़ी में कुछ डाला तो नहीं था? इस बार उसके पापा की नजरें भी भावेश के ऊपर थीं। वे भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। भावेश ने जवाब दिया, हाँ डाला था ना, 5 रुपए का मसाला मैजिक, पर उससे क्या ही होगा। वार्ड के बाकी मरीज भी ये देखकर शॉक में थे। वे सभी भावेश से एक के बाद एक कर कहने लगे, लड़के, तुम्हारे पास अभी भी खिचड़ी बाकी बची है ना? मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा, मुझे वो खिचड़ी दोगे? हाँ, हमें भी खिचड़ी चाहिए। किसी दूसरे ने बोला, तुमने ये आखिर किया कैसे? मुझे भी वो खिचड़ी चाहिए। किसी तीसरे ने कहा, अगर इस खिचड़ी को बेच रहे हो तो मैं इसे 5000 में खरीदने को तैयार हूँ। सभी मरीजों के बीच खिचड़ी को पा लेने की होड़ मची हुई थी।
इधर भावेश ने एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि वार्ड के कुछ मरीजों ने आपस में लड़ाई करनी भी शुरू कर दी थी। हालात को बिगड़ता हुआ देख उसने कहा, चलो भी आप लोग खुद ही सोच कर देखो कि एक साधारण सी खिचड़ी कैसे किसी को तुरंत ठीक कर सकती है। ये एक सिंपल सी खिचड़ी है जो अक्सर बीमार होने पर खाई जाती है। आप लोग भी अपने घर में बना सकते हैं। भावेश की बातों में सभी को तर्क लगा और वे सभी शांत हो गए। ऐसी सिचुएशन में भावेश को कुछ और भी तर्क देने पड़ते। उससे पहले उसने अपने पापा से कहा, पापा आप बिल्कुल ऐसे ही रहना, मैं तुरंत डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। भावेश जल्दी से वार्ड के बाहर निकला और डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने जब उसके पापा को देखा तो सदमे में आ गए। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि कोई मरीज जिसके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर्स थे, वो इतनी जल्दी बिना इलाज के कैसे ठीक हो सकता है। खुद को फिर देखकर उसके पापा ने तुरंत ही डॉक्टर से खुद को डिस्चार्ज करने के लिए कह दिया। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें तुरंत ही पहले कुछ जांच कराने, एक्सरेज कराने, फिल्म्स लेने और हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर से निरीक्षण कराने के लिए कहा। भावेश भी उनके साथ तुरंत अग्री हो गया। उसे ये रियलाइज हो गया था कि उसे जीवन घुटी को पूरा का पूरा नहीं डालना चाहिए था। इसीलिए भावेश ने अपने मन में निश्चय किया कि सिस्टम की बनाए किसी भी चीज का इस्तेमाल आगे से वो सही मात्रा में ही करेगा। कुछ ही देर में उसके पापा के कहने पर भावेश और चिंकी दोनों को एक बार फिर घर जाना पड़ा और उसकी मम्मी वहीं उनके साथ उनकी देखभाल के लिए रुक गईं। जाने से पहले भावेश ने अपना लंच ले जाना नहीं भूला। वो इस हॉस्पिटल में अपना लंच भूल जाने की गलती नहीं कर सकता था। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी जीवन घुटी के बारे में थोड़ा सा भी पता चले। भावेश और चिंकी हॉस्पिटल के आईसीयू से गुजर रहे थे कि तभी भावेश को वैसा ही दर्द फिर उठा। फिर एक तेज बिजली की तरह उसके सर में दौड़ी और वो वहीं बेंच पर बैठ गया। भावेश के चेहरे पर अचानक से परेशानी देख उसकी बहन ने उससे पूछा, भैया क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? भावेश को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या था, किस तरह का दर्द हो रहा था। उसने फिर सिस्टम से पूछा पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। दोनों बार कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सिस्टम है ही नहीं। चिंकी भावेश को पकड़कर वहाँ से ले गई। चिंकी और भावेश के वहाँ से जाते ही आईसीयू का दरवाजा खुला और एक मरीज लड़खड़ाते हुए बाहर आया, जो कोई और नहीं पन्नू था। पन्नू, ये कैसे हो सकता है? उस मेंटल हॉस्पिटल में तो ब्लास्ट हुआ और सब मारे गए, पर पन्नू कैसे बच गया? पन्नू के दाएं पैर पर और सर पर चोट लगी है। पन्नू भी हॉस्पिटल से बाहर की ओर निकल जाता है। क्या भावेश को वो तेज बिजली की तरह वाला दर्द पन्नू की वजह से हुआ? क्या भावेश का सिस्टम उसे किसी खतरे के बारे में बता रहा है? पन्नू आखिर क्या है और वो इतने बड़े ब्लास्ट से कैसे बच गया? जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। घर वापस आने के बाद चिंकी अपना होमवर्क करने के लिए बैठ गई। वहीं भावेश ने इधर उधर देखा लेकिन उसे करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। उसकी नजर जब शीशे पर गई तो उसने शीशे में खुद को देखा तो उसे खुद के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आया। ऐसा अक्सर होता है जब हीरो अपने काम को बेहतरीन तरीके से निभाता है तो उसमें अलग तरह का चार्म आ जाता है। वैसे भी आज मकड़ी की डेंजर परसेप्शन के कारण भावेश के अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया था। इसी कॉन्फिडेंस के साथ उसने अपने मन में कहा, मैं आ रहा हूँ हमजा अंसारी। भावेश ने पूरे घर का एक बार चक्कर लगाया और जब वो श्योर हो गया कि उसकी बहन चिंकी अपने होमवर्क करने में व्यस्त है तो उसने उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया और वो चुपचाप घर से बाहर निकल आया। कुछ ही देर में भावेश उस जगह पर खड़ा था जहाँ पर उसके पापा दिन की रेहड़ी लगाते थे और वहाँ जब उसने जमीन पर देखा तो वहाँ अभी भी लड़ाई के निशान दिख रहे थे। वहाँ सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और जमीन पर खून के कुछ दाग लगे हुए थे। भावेश ने आसपास आने जाने वाले लोगों से हमजा अंसारी के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी हमजा दादा के बारे में बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक तो हमजा अंसारी की दहशत यूं पहले से थी
और दूसरा, कोई भी हमजा अंसारी की नजरों में नहीं आना चाहता था। वैसे तो कई लोगों को पता था कि उसके पापा और हमजा अंसारी के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन भावेश से बात करते हुए उन्हें भावेश के इरादे समझ आ गए थे। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि इतने छोटे से लड़के को हमजा अंसारी के गुंडे क्षति पहुंचाएं। उन्होंने न केवल हमजा दादा के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि भावेश को सलाह भी दी कि वो उनसे जितना दूर रहे उसके लिए उतना ही अच्छा है। पर भावेश कहाँ मानने वाला था। आखिर में किसी तरह से भावेश ने उनकी खबर और उनका पता लगा ही लिया। भावेश ने उस जगह पहुंचने में बड़ी फुर्ती दिखाई और आखिर में हमजा अंसारी को एक चाय की टपरी पर बीड़ी सुलगाते हुए पाया। छोटा कद, बड़ी तोंद और आंखों में काजल लगाए हुए हमजा दादा को देखकर भावेश ने मन में कहा, हमजा अंसारी, आखिर तुम मिल ही गया। भावेश की आंखों में उसके लिए ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ था। भावेश ने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसे यहाँ इस जगह पर कुछ भी शुरू करना सही नहीं लगा। और साथ ही हमजा दादा के साथ करीब दर्जन भर आदमी उसके दाएं बाएं बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वे सभी उसके ही चमचे हैं। भावेश ने मन ही मन सोचा कि भले ही उसके पास खतरे को पहले ही भांप लेने की पावर हो, लेकिन इतने सारे लोगों का अकेले सामना करने में भी कोई समझदारी नहीं है। भावेश कुछ देर उनके वहां से जाने का इंतजार करने के इरादे से एक पेड़ से टिक गया कि तभी भावेश के दिमाग में सिस्टम की आवाज आई, एंट डिटेक्टेड। क्या इसे सिस्टम में प्रोसेस करना चाहेंगे? भावेश ने जब पेड़ की ओर देखा तो पाया कि उस पेड़ पर ढेर सारी चींटियां थीं, जो कई कतारों में पेड़ के ऊपर नीचे जा रही थीं। उसे रियलाइज हुआ कि जरूर ही पेड़ से टिकते हुए उससे गलती से चींटी मर गई होगी। इस मौके पर भावेश ने सोचा, इसी तरह से जब उससे गलती से मकड़ी मर गई थी तो मकड़ी को सिस्टम में प्रोसेस करने पर उसे खतरे को भांपने की पावर मिली थी। वो अपना दिमाग चलाकर जानने की कोशिश कर रहा था कि चींटी को सिस्टम में प्रोसेस करने पर कौन सी पावर मिलेगी। उसने काफी सोचा, लेकिन उसे इसका जवाब अपने मन में नहीं मिला। आखिर उसने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे सिस्टम में प्रोसेस करके ही देखा जाए। उसने अपने सिस्टम को आदेश दिया, ओके सिस्टम, प्रोसेस करो। सिस्टम ने भावेश के दिमाग में एक छोटा सा फ्यूजन बनाया, जो कुछ ही देर में उसके दिमाग में घुल गया। एंड स्किल इंस्टॉल्ड। इसके साथ ही भावेश एक चींटी की तरह अपने वजन और कद से कहीं ज्यादा ताकत महसूस कर रहा था। सिस्टम, मुझे इस पावर के बारे में जानकारी दो, भावेश ने कहा। वैज्ञानिकों के अनुसार एक वयस्क चींटी अपने वजन से 400 गुना तक वजन उठा सकती है और अपने वजन से 1700 गुना ज्यादा तक के भार को धकेल सकती है। इसी तरह अब आप भी अपने शरीर की क्षमता से कहीं ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था एक छोटी सी चींटी में इतनी सारी पावर होती है, भावेश ने अपने सिस्टम से कहा। जैसे ही ये स्किल अपग्रेड हुई, भावेश को पहले से काफी ज्यादा साफ दिखाई देने लगा। साथ ही वो खुद भी काफी हल्का महसूस करने लगा। इस मोमेंट पर उसने हमजा अंसारी उर्फ हमजा दादा की ओर देखा और खुद को उनके चमचों के होने के बावजूद निडर पाया। भावेश ने खुद से कहा, चलो अब सब तैयार है तो क्यों ना वसूली चुकता की जाए। जबकि इधर चाय की टपरी पर हमजा अंसारी को पता ही नहीं था कि कोई उससे बदला लेने के लिए आया हुआ है और काफी समय से उसकी ताक में बैठा है। थोड़ी देर बाद हमजा दादा और उसके चेले चपाटों ने अपना खान पान निपटा लिया। भावेश ने ध्यान से देखा कि उन सभी ने यहाँ एक भी पैसे नहीं दिए। कुछ ही देर में हमजा दादा और उसके चमचे सभी बाहर रोड पर आ गए। भावेश एक अच्छे मौके की तलाश में था, इसलिए जैसे ही हमजा दादा और बाकी चेले कहीं जाने लगे, भावेश ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अब तक शाम ढल चुकी थी, इसीलिए आसमान में अंधेरा भी छाने लगा था। भावेश ने देखा कि रोड पर आगे चलते हुए हमजा दादा ने पहले दायां और फिर आगे बायां टर्न लिया। भावेश भी अब उनके साथ एक गली में एंटर हो चुका था। रात के समय इस बस्ती की गली में कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी और जो लगी थी वे या तो फूटी हुई थी या डिम हो चुकी थी।
इसीलिए पूरी गली में खूब अंधेरा छाया हुआ था। इस माहौल को देखकर भावेश को हमला करने के लिए ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी। इस समय भावेश खुद को किसी चीते की तरह फुर्तीला महसूस कर रहा था। उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया, अपनी मुट्ठी भींची और देखते ही देखते हमजा दादा के पीछे चल रहे चमचों पर हमला कर दिया। गली में अंधेरा होने की वजह से कुछ ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उन चमचों की कराहने की आवाज पूरी बस्ती में गूंज रही थी। इस समय भावेश अपनी पूरी ताकत से मुक्के चला रहा था, जो किसी हथौड़े की तरह काम कर रहे थे। भावेश के हाथ का एक मुक्का किसी की जान तक ले सकता था। पूरी ताकत से मुक्का मारने के कारण वो अपनी काफी स्ट्रेंथ खोता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भावेश जिस भी आदमी को अपना मुक्का मारता वो जमीन पर गिर जाता और फिर जमीन से उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। इस समय कुछ ही देर पहले शराब पीकर आए वे सभी गुंडे अचानक हुए इस हमले से होश में आ गए थे। जाइला, कोने में! एक चमचे ने अंधेरे में घबराते हुए कहा। ज्यादा मस्ती चढ़ी है क्या रे? दूसरे चमचे ने चिल्लाते हुए कहा। अपने सभी चमचों के साथ हमजा अंसारी भी अचानक हुए इस हमले से चौंक गया था। उसने जमीन पर अपने चमचों को पड़ा हुआ देखा तो वो भी घबरा गया। उसने उसी घबराहट से अपने 2 चेलों को आगे किया और चिल्लाते हुए कहा, किसकी मौत आई है? कौन है जो हमजा अंसारी से दुश्मनी लेना चाह रहा है? उसके वो चेले काफी साहसी थे, इसीलिए जैसे ही हमजा दादा ने उन्हें आगे किया वो दोनों भी लड़ने के लिए आगे आ गए। भावेश के पास खतरे को भांप लेने की पावर थी और साथ ही उसकी ताकत चींटी को सिस्टम में प्रोसेस करके अब एक नहीं बल्कि पूरे 8 आदमियों के बराबर हो गई थी। उसने अपनी इसी ताकत के कारण पहले 3, फिर 5 और बाद में 2 लोगों को एक साथ ढेर कर दिया। अब बारी खुद हमजा अंसारी उर्फ हमजा दादा की थी। भावेश ने उन्हें देखा। अंधेरे में भावेश की परछाई को देखकर हमजा दादा सहमे हुए थे। अबे, है कौन तू? सामने आ मेरे! हमजा अंसारी ने भावेश को ललकारते हुए कहा। अब तक उनके सारे चमचे जमीन में पड़ी हुई धूल का स्वाद चख रहे थे। अपने साथियों की इस हालत को देखकर हमजा अंसारी ललकार जरूर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हालत पतली हो रही थी। वे दूसरी तरफ भावेश के मन में अपने पिता की छवि बार बार आ रही थी। उसके अंदर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। तभी हमजा दादा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके हाथ एक लोहे की रॉड लग गई थी। भावेश को इस रॉड से मारने में उसने बिल्कुल भी देर नहीं की। अपनी पूरी ताकत से उसने वो लोहे की रॉड भावेश के ऊपर चला दी, लेकिन भावेश ने अपनी 6th सेंस से पहले ही इसे भांप लिया। वो न सिर्फ इस रॉड के वार से बच गया, बल्कि उसने हमजा अंसारी की पीठ पर एक जोरदार मुक्का भी दे मारा। इस मुक्के के साथ ही दादा की जोरदार आह निकल पड़ी। वो तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ा। मुझे रॉड से मारने चले थे? ये कह के भावेश उन्हें एक जोरदार किक मारने के लिए आगे बढ़ा। वो उन्हें किक मारने ही वाला था कि हमजा अंसारी उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें जाने दूं? लेकिन तुमने तो मेरे पापा को जाने नहीं दिया था। ये कहकर भावेश ने हमजा को अपने एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से मुक्का बनाकर उसके थुलथुले पेट में दे मारा। इससे वो किसी मछली की तरह छटपटाने लगा। थोड़ी देर में तो हमजा ने उल्टी भी कर दी। तो तुम पूरी एरिया से प्रोटेक्शन के लिए फीस लेते हो? ये कोई नियम है क्या? भावेश ने अपने हाथ का मुक्का उन्हें दिखाते हुए कहा। आखिर हमजा दादा जमीन पर ही पड़ा रहा। उसकी हालत को देखकर भावेश को उस पर तरस आ गया। वो उनकी जान नहीं लेना चाहता था, पर उसने अधमरे हमजा अंसारी की आंखों में देखा और चेतावनी देते हुए कहा, बड़े दादा बने फिरते हो ना? तुम मुझे याद रखना दादा।
अगर मैंने आज के बाद तुम्हें किसी से प्रोटेक्शन फीस लेते हुए पाया तो मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारे दोनों हाथ और पैर अलग कर दूंगा। भावेश ने जमीन पर हमजा दादा के पास पड़ी हुई लोहे की रॉड को उठाया और उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते अपने दोनों हाथों से उस रॉड को मोड़ दिया। हमजा दादा एक छोटे से लड़के को ऐसे लोहे की रॉड मोड़ते देखकर हैरत में पड़ गया। भावेश ने एक बार और उसकी आंखों में देखा और उसी के सामने उस लोहे की रॉड को एक तरफ फेंक दिया। घर पहुंचने के बाद भावेश को अपनी बहन चिंकी अभी भी अपना होमवर्क करते हुए ही मिली। भावेश बिना आवाज किए अपने बेडरूम में पहुंच गया। उसने मम्मी को फोन लगाया और पापा की तबीयत के बारे में पूछा। जब उसकी मम्मी ने पापा के बारे में सब सही बताया तो अपनी मम्मी के साथ थोड़ी इधर उधर की बातें करके उसने फोन रख दिया। भावेश अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। आज भावेश बहुत थक गया था। सुबह से ही सुपर सिस्टम के कारण उसे सरप्राइजेस मिल रहे थे। पहले उसने हीरो बनकर एक सुंदर सी लड़की को बचाया। बाद में जब उसे अपने पापा की इंजरी के बारे में पता लगा तो उसने पापा को ठीक किया और फिर आखिर में हमजा अंसारी से अपने पापा का बदला भी ले लिया। इन सभी घटनाओं के बाद भले ही उसकी आत्मा किसी आम आदमी से बलवान और साहसी हो गई थी, लेकिन अभी भी ये पर्याप्त नहीं थी। पूरी रात कैसे निकल गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह भावेश ने अपनी जरूरत की चीजें बैग में पैक करते हुए अपनी बहन को भी स्कूल के लिए तैयार होने को कहा। स्कूल आकर जैसे ही भावेश ने अपने क्लासरूम में एंटर किया, उसने देखा कि आज क्लास में बहुत शोर हो रहा था। ब्लैक बोर्ड पर नजर मारते ही वो समझ गया कि आज फिजिकल एजुकेशन की क्लास है। लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चला कि इस फिजिकल एजुकेशन के पीरियड को हमेशा की तरह इंग्लिश वाली मैम ले रही थी। वे आज पूरी 12th क्लास का सरप्राइज इंग्लिश टेस्ट लेने वाली थी। भावेश इस तरह की क्लास और इस तरह के टेस्ट का पहले से ही आदी था। उसने अपना दिमाग चलाया और मैम के आने से पहले ही अपने बैग से ढेर सारी किताबें निकाल ली। उसने अपने सिस्टम से कहकर अपनी सारी टेक्स्ट बुक्स को सिस्टम में फीड करने को कहा। एक एक करके सिस्टम उन बुक्स को स्कैन करने लगा। जैसे ही कोई बुक प्रोसेस होती, एक नॉलेज का क्रिस्टल भावेश के माइंड में उभरता और दिमाग में घुल जाता। कुछ ही देर में भावेश पूरे हाई स्कूल का नॉलेज अपने दिमाग में पहुंचा चुका था और इसके कारण वो सुपर लर्निंग का मास्टर बन चुका था। उस बुक का ज्ञान मिल जाने के बाद भावेश ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसके अंदर अनंत ज्ञान का भंडार हो। भावेश के दिमाग में अपनी टेक्स्ट बुक के हर सवाल का जवाब आ गया था। तभी इस बीच एक सुंदर सी लड़की ने क्लास का दरवाजा खोला। उसने अंदर झांका जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। भावेश के अलावा क्लास के सभी लड़के उस लड़की को घूरे जा रहे थे। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि संजना ही थी।